हेलो एवरीवन, आज का जो नॉस्टैल्जिया सीरीज़ का स्पेसिफिक वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मैं नीट डे की स्ट्रेटेजी और नीट डे के दिन मैंने अपना कैसे पेपर अटैम्प्ट किया था, नीट के एक दिन पहले मैं क्या कर रहा था और पेपर अटैम्प्ट करते वक्त मैंने क्या मिस्टेक्स की और चीज़ें थी जिसको मुझे अवॉइड करने चाहिए था। तो ये वीडियो पूरा उसके बारे में होने वाला है कि स्टोरी की तरह है कि नीट के दिन पहले मैं क्या कर रहा था, नीट के एग्ज़ाम शुरू होने से पहले मैंने क्या किया, नीट के एग्ज़ाम के वक्त मैंने क्या किया, एग्ज़ाम के बाद भी मैंने क्या किया, क्या चीज़ें जो इस वीडियो से आपको ऐसा लर्निंग लेनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ नीट के एक दिन पहले से। देखिए, नीट के 2-3 दिन पहले से तो मैं क्या करने लग गया था, पूरी तरह से पढ़ाई में लगा हुआ था। 12 घंटे 13 घंटे रोज़ की पढ़ाई कर रहा था। बायोलॉजी सबसे मैं बायोलॉजी को रिवाइज़ कर रहा था, बाकी जो मैं अपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री थे उनको मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं इसको कर लूँगा आराम से, क्योंकि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे और केमिस्ट्री में भी मैं बस फॉर्मूलेज़ को देखते जा रहा था और कुछ वोलेटाइल स्टफ थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो मैं टाइम टू टाइम देखता रहता था। पर यकीन था कि हाँ, इससे प्रिपरेशन नहीं हो सकती इस पॉइंट पे। तो मैंने अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा साइड रखा 3 दिन पहले और मेनली मैं अपने बायोलॉजी पर फोकस कर रहा था, उन चैप्टर्स पर जो मुझे याद अच्छे से नहीं रहते थे उनको भी ट्राई करता कि वन शॉट वीडियो से देख लूँ या फिर कहीं शॉर्ट वीडियो से देख लूँ, जहाँ से मुझे बिल्कुल एनसीईआरटी क्रक्स मिल पाए, जहाँ से मेरे दिमाग को लगे कि हाँ, मेरा रिवीजन हो रहा है। क्योंकि एंड के 2-3 दिनों में ऐसा लगने लग जाता है कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, बिकॉज एंड के कुछ दिनों में ऐसा लगने लगता है कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, हम सब कुछ भूल रहे हैं। पर जब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमें क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे लगे कि आपको नहीं बन रहा है कुछ भी, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के बन रहे हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के बन रहे हैं, तो मतलब आपका वो टॉपिक एक्चुअली में रेडी है। और हम लोग का माइंड ना चीज़ों को बहुत एग्जैजरेट कर देता है। हमारा एग्ज़ाम आज से 7 दिन बाद है अगर नीट का, तो हमारा दिमाग ऐसा सोचेगा कि अगर हमें बायोलॉजी का एक लाइन क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मान लो ICSI है, तो मेरा क्वेश्चन में था इंटर साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक है कि इंटर साइटोप्लाज्मिक है, तो इस चीज़ में भी इंसान को कन्फ्यूजन हो जाती है। और मुझे एंड तक, मतलब आखिरी के 7 दिनों में, जब मैंने आकाश की टेस्ट सीरीज़ LN में वैसे पढ़ता था, लेकिन आकाश की टेस्ट सीरीज़ मैंने अटैम्प्ट की, तो वहाँ मुझे एक डिफरेंस याद आया। वो मेरा क्वेश्चन भी गलत हो गया था, इंटर साइटोप्लाज्मिक मैंने शायद उसका आंसर टिक कर दिया, उसका आंसर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक था। तो ऐसे में क्या होगा कि मेरे दिमाग में उस चीज़ को एग्जैजरेट कर लिया अपने माइंड में। उसको लगा मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बनता, तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझसे नहीं बन रही होती। तो ब्रेन बहुत बार ना, आप पैनिक में चीज़ों को एग्जैजरेट करते हो। तो ऐसा मत सोचो कि आपसे अगर एक चीज़ नहीं बन रही तो आप उसको ओवर जस्टिफिकेशन या फिर उसका ओवर जनरलाइजेशन करके सोचो कि मुझसे और भी चीज़ें नहीं बन रही। आपको बहुत सारी चीज़ें बन रही है क्योंकि आपने पूरे साल, 1 साल 2 साल आपने मेहनत की है और ये आपका फ्रूटफुल होगा। बस आपको कुछ एंड में कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी है। सबसे पहले नीट के एक रात पहले मैंने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। मैं नहीं चाहता अगले दिन के लिए मैं कुछ भी रखूँ। हो सकता है अगले दिन कुछ भी तरह की इमरजेंसी आए या फिर मुझे हो सकता है नींद ज़्यादा लेनी पड़ जाए या फिर किसी भी तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो मैंने अगले दिन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। 1-2 टॉपिक थे 1-2 घंटे के, उसको छोड़ दिया था। बाकी मैंने ओवरऑल पूरा का पूरा नीट का सिलेबस एक दिन पहले देख लिया था। आई वॉज सेटिस्फाइड कि इतनी मेहनत कर सकता था। उसके बाद जो रात के सोने का टाइम आता है, तो वैसे तो जनरली रात के 2-3 बजे इंसान सोता है या फिर मैं 1-2 बजे सोता है, पर उस दिन स्पेसिफिकली मैंने अपने 2-3 दिनों पहले से ही अपने स्लीप शेड्यूल कुछ ऐसा बना रखा था कि मैं रात में थोड़ा जल्दी सोने लग गया था, लाइक 10 बजे 12 बजे। तो उसी के हिसाब से मैं स्लीप शेड्यूल मैंने थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दिया। उस रात भी मैं रात के 11 बजे सोने चला गया था। और जब मैं रात के 11 बजे सोने चला गया था, तब 12 बजे तक 1 बजे तक आई गेस मुझे नींद आई थी। मेरी नींद अपने आप 5 बजे या 6 बजे खुल गई। तो इस हिसाब से मैंने 4 से 5 घंटे की नींद ली थी। और मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि अभी जितनी नींद ले पाओ एग्ज़ाम से पहले, नीट के एग्ज़ाम से पहले, उतना अच्छा है, क्योंकि नींद लेना भी आपके पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ही है। लेकिन इन केस अगर आप नींद नहीं ले पाओ, आपकी नींद 3 घंटे या 4 घंटे की रह गया है, तो ऐसा मत सोचना कि आपका नीट का पेपर ख़राब होने वाला है या फिर आपका दिमाग स्लो काम करने वाला है। अगर आपने इससे 2-3 दिन पहले अच्छी खासी नींद ले रखी है, 7 से 8 घंटे की भी, तब भी आपका माइंड फुल पोटेंशियल पे काम कर सकता है। ह्यूमन माइंड इतना पावरफुल है कि वो 3 से 4 घंटे की नींद पे आराम से सर्वाइव कर सकता है। वैसे भी आपको 5 बजे तक जगना है, 6 बजे तक जगना है, उसके बाद तो आपको अपने अलर्ट मोड से आप हट ही सकते हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल पैनिक मत करिए। हो सकता है बहुत लोगों को पूरी रात भर नींद नहीं आती, एग्ज़ाम एंजाइटी उनको बहुत ज़्यादा हिट करती है। तो आप बस अपने बेड पे आराम से लेटे रहें और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। भले आपको नींद नहीं आए, अपने आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती मत करिए कि मुझे नींद लानी है। और बेड पे आप अपने जल्दी चले जाइए ताकि आपको अच्छा खासा बफर टाइम मिल पाए। आप 7 बजे तक भी उठे, 8 बजे तक भी उठे, तब भी आपके पास इनफ टाइम हो। अब जैसे मेरा एग्ज़ाम सेंटर था वो मेरे घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर था और मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 11 बजे था। तो मेरे नीट का एग्ज़ाम 2 बजे था और मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 11 बजे था। अब यहाँ पे 3 घंटे का गैप आ गया था, मेरे लिए स्पेशली था। कुछ लोग का 12:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, कुछ लोग का 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम, कुछ लोग का 11:30 बजे। तो सबके लक के हिसाब से उनको रिपोर्टिंग टाइम मिला। मेरा लक थोड़ा सा
केस में शायद ख़राब होगा, क्योंकि मुझे 11 बजे जाके बैठ जाना था एग्ज़ाम सेंटर पे। अब 3 घंटे वहाँ भी मेरे वेस्ट हो गए। अब इस एग्ज़ाम सेंटर पे बैठे बैठे भी मैंने बिल्कुल रिलैक्स करने की खुद को कोशिश की। मैं अपने लेटा रहा आँख बंद करके, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, अपने को जितना चाहो उतना रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, जिस दिन मैं उठा, ठीक है, ये बताना चाहूँगा कि उस दिन मैं उठते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि आज भी एक मॉक टेस्ट ही है। मैंने इतना नहीं सोचा कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, इसके लिए मैं 2 साल तैयारी की, इसके बाद मैं एक डॉक्टर बन जाऊँ, आज मेरे साथ ये होगा वो हो गया। आप जितना ज़्यादा सोचोगे दिमाग उसको इतना एग्जैजरेट करता चला जाएगा, आप उसको अपने दिमाग में उतना बड़ा एग्ज़ाम मानने लग जाओगे। है ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम आपकी लाइफ का अभी तक का, पर मैं बोलूँगा कि अपने दिमाग में उसको बड़ा मत बनने दे। अगर आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग आ रही है तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें, कहीं और ध्यान रखें, रिलैक्स करें, घर वालों से बात करें, मंदिर जाए या फिर जो भी भगवान को याद करें। अब जो भी कर सकते हैं जिससे आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो, राइट। उसके बाद खाने की बात करूँ तो भाई मैंने खाने में खाया था रोटी और सोयाबीन आलू की सब्ज़ी घर वालों को बोल दी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे सबसे पहले एक लाइट खाना चाहिए था, ऐसा खाना जो कि मुझे पेट में कुछ पेट ख़राब ना हो जाए, ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं, बिल्कुल सिंपल खाना, बिल्कुल आराम से जो पच जाए, राइट। तो वो मैंने 7-8 बजे खा के निकल गया था। उसके बाद मैं कार में भी अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद 11 बजे जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचा, उससे पहले मैं जूस वगैरह पिया, ठीक है, घर वालों को जूस पिलाया, और उसके बाद मैं गया 11 बजे एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर गया, थोड़ी देर बैठा रहा, वहाँ पे मुझे कुछ 2-4 लोग मिले, उन्होंने मुझसे कोशिश की बात करने की। ऐसा नहीं कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहता, पर बात ये थी कि मेरे एग्ज़ाम था मेरे लिए और मैं किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कोई बोल रहा था उसका तीसरा ड्रॉप है, कोई बोल रहा दूसरा ड्रॉप है, कोई ये बोल रहा है कि नीट का एग्ज़ाम तो बहुत मुश्किल आता है, आपने कैसे प्रिपरेशन की, आपने कहाँ से प्रिपरेशन की। तो मैं हर एक क्वेश्चन को अवॉइड कर रहा था, और मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल के ये भी देख रहा था आसपास पानी का सोर्स कहाँ है, आसपास टॉयलेट कहाँ है, इन केस मुझे कोई भी इमरजेंसी आ गई तो, ठीक है। और ये भी मैं आपको और मैं भी आपको एग्ज़ाम के डे की ये भी बात बोलना चाहूँगा कि आपको अपना ड्रेस कोड जितना चाहे उतना सिंपल रखना है। जैसे मैं अभी कपड़े पहन रहा हूँ, उसमें डिज़ाइंस है, ठीक है, और ये थोड़ा सा टाइट रहेगा, इसमें डिज़ाइंस है, इसमें कॉलर है, राइट। तो इसमें इस तरह से आपको कपड़े नहीं पहनने हैं। कोटा में तो स्पेसिफिकली नीट के कपड़े अलग से बिकते हैं, राइट। जो उसका ड्रेस कोड है उसके अकॉर्डिंग कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं, वही बिकते हैं। पर अगर आप कोटा के बाहर रह रहे हो तो आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, लड़के हो या लड़की, आप किस तरह के कपड़े पहनने, बस ये आप ट्राई करिएगा जो भी कपड़े आप पहने वो बिल्कुल जितना रिलैक्सिंग हो पाए उतना रिलैक्सिंग रहे। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ फैशन के लिए जाना, आपको सिंपल से सिंपल कपड़े पहनने, इसमें जो भी लोग, कोई भी लोगो ना हो, और आप सिंपल हवाई चप्पल पहन के जा सकते हैं। पानी डिपेंडिंग हो सेंटर टू सेंटर कैसा होता है, कुछ सेंटर पानी आप देते हैं, पानी की बोतल ले जाने देते हैं, कुछ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप पानी की बोतल वो लोग को खुद देते हैं, कुछ लोग ग्लास में पानी सर्व करते हैं, जो मेरे सेंटर में हुआ था। मेरा नीट का एग्ज़ाम शुरू हुआ ऑलमोस्ट 2 बजे टाइम पे शुरू हो गया था मेरा एग्ज़ाम। OMR वगैरह मुझे मिल चुकी थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला था, एग्ज़ाम के सेंटर में बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके सर के ऊपर पंखा ना हो, आपको गर्मी में एग्ज़ाम लिखना पड़े। अब मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि किस तरह से आपको मेंटली रेडी रहना है कि अगर आपका एग्ज़ाम में आपको पंखा ना मिले तब भी आपको गर्मी में एग्ज़ाम लिखने की आदत होनी चाहिए, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में मई के समय में, ठीक है। तो आपके दिमाग को इसके लिए इसी सब सारी पॉसिबिलिटी, सभी संभावनाओं के लिए आपके दिमाग को रेडी रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं आराम से AC में एग्ज़ाम ले, कुछ लोग को मिल जाता है AC सेंटर, मेरी दोस्त की बहन को मिल गया था एक बार एग्ज़ाम सेंटर में, AC वाला एग्ज़ाम सेंटर, बट ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। आपको जनरली एक कोई भी सरकारी स्कूल या फिर कॉन्वेंट स्कूल मिलेगा जहाँ पे आपको लीस्ट फैसिलिटीज़ होंगी, बहुत बार बेंच भी हिलता रहेगा, तो आप पहले इन्फॉर्म कर दीजिए या फिर बेंच को फिक्स करवा लीजिए। तो आपको ये सब चीज़ें, अगर एग्ज़ाम सेंटर पे आप 2 घंटे 1 घंटे पहले पहुँचो, यही सब चीज़ें देखनी है, राइट। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स लेके सही से जाना है। एक बार सबकी इसकी वीडियोस आपके आराम से किसी भी यूट्यूब चैनल पे या फिर आपका इंस्टीट्यूट होगा वो आपको बता देता है कि आपको क्या चीज़ें कैरी करना है। ये तो बिल्कुल जनरल बातें हैं, राइट। उसके बाद एग्ज़ाम शुरू होता है। तो मेरी जो आदत थी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने की, मैं नीट 2022 का पेपर था, तो मेरा जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने की आदत थी वो ऐसा था कि मैं सबसे पहले फिजिक्स को अटैम्प्ट करता था, फिर बायोलॉजी को करता था, उसके बाद आखिर में केमिस्ट्री को करता था। अब नीट 2022 का पेपर आपको पता होगा कि उसमें सबसे ईजी आया था फिज़िक्स। बायोलॉजी उस साल की थोड़ी डिफ़िकल्ट मानी जाती है, लेंदी असर्शन रीजन क्वेश्चंस, लेंदी पेपर, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। उसके बाद आता है हम लोग का केमिस्ट्री वॉज ओकेश, राइट। सो मेरी जो गलती थी मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मेरे को सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बनते थे, पर दिक्कत ये थी कि मैंने फिजिक्स को बहुत स्लो अटैम्प्ट किया, अच्छे से अटैम्प्ट किया। 180 on 180 आए थे नीट 2022 के पेपर में, पर दिक्कत क्या थी ना, अगर मैं 175 भी आ जाते और केमिस्ट्री में 20 मार्क्स बढ़ जाते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैंने आखिरी एक क्वेश्चन पे जो कि डिफ़िकल्ट था उसमें मैंने 5 मिनट लगा दिए, उसकी वजह से मैं केमिस्ट्री पे टाइम कट डाउन हुआ। तो ये आपको सीखना है कि आपको किसी भी
क्वेश्चन पे अटके नहीं रह जाना है। मैंने भी अपने आप को नीट के पेपर से पहले इतनी बार समझाया, इतनी बार अपनी माइंड को कंडीशन किया, पर एग्ज़ाम सेंटर में पता नहीं क्या हो गया। और ये बहुत बार होता है लोगों को कि वो एग्ज़ाम में भूल जाते बहुत सारे अपनी लर्निंग्स, और इंसान की अपने वो नॉर्मल बिहेवियर पे आ जाते। मैं भी उस क्वेश्चन पे अटका रह गया और मैंने अपने 5 मिनट गवा दिए। तो फिज़िक्स में मेरे अच्छा स्कोर तो था, पर मैंने फिज़िक्स में ज़्यादा टाइम ले लिया, फर्स्ट थिंग। और दूसरा चीज़ कि मैंने फिज़िक्स को आराम से अटैम्प्ट किया और मुझे लगा पेपर भी इजी है। पर जब मैं बायोलॉजी पे आया तो बायोलॉजी वॉज वेरी गुड, ठीक है, टाइम पे अटैम्प्ट कर लिया था, OMR भी अच्छे से मैंने फिल कर दिया था, तो बायोलॉजी वॉज ओके, ठीक है, बायोलॉजी में कर लिया। अब बात ये थी कि आखिरी में बचा मेरे पास केमिस्ट्री, जिसको मेरे पास 30 मिनट्स थे। अब आप मेरी हालत सोचो कि किसी का फिज़िक्स और बायोलॉजी हो चुकी, OMR के साथ फेल हो गया है, पर उसके पास 30 मिनट्स बचे हैं, पूरी केमिस्ट्री बची, पूरा OMR केमिस्ट्री का बचा हुआ है फिल करने के लिए। अब इंसान की मेंटल स्टेट क्या होगी। और इसी पॉइंट पे मेरा जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन था, जो 2 साल मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था मेंटली, इतने सारे मॉक टेस्ट दिए थे, जो आपको मैं बोलता हूँ ना कि आप अपने एग्ज़ाम पेपर को जल्दी अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, या फिर अपने आप को थोड़ा पैनिक सिचुएशन में डाल के एग्ज़ाम देने की कोशिश करो, अपने आप को 10 से 15 मिनट पहले एग्ज़ाम ख़त्म करने की कोशिश करो। तो यही चीज़ फाइनली उस दिन मुझे काम आई थी। उस दिन क्या हुआ कि मैं आधे घंटे में बस बचे थे, मैं घबरा गया था, पर घबराहट के बाद भी मेरा दिमाग नहीं रुका था। मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था, पर मेरा दिमाग उस टाइम भी ऐसा नहीं काम करना रुक रहा था। मेरे को क्वेश्चंस दिख रहे थे, मुझे उसके आंसर्स भी समझ आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि देखा जाएगा जो होगा, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन तो कर लूँगा एटलीस्ट, बाद का बाद में देखा जाएगा। बीच में मुझे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी आए थे कि भाई ड्रॉप लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, बस वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए आए थे। मैंने एक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहा, बोले ये 30 सेकेंड्स है, इसमें मुझे जो कर सकता हूँ करूँगा। बाहर बारिश भी शुरू हो गई थी, तो थोड़ा सा ऐसे ड्रामेटिक सीन भी हो गया था, पर मैंने फाइनली 30 मिनट्स में 42 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अटैम्प्ट कर लिए। 3 क्वेश्चन में छूट गए थे, अलॉन्ग विथ OMR मैंने 42 क्वेश्चन 30 मिनट में अटैम्प्ट कर लिए थे। और जब मैंने बहुत स्पीड में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसकी वजह से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी गए, उसकी वजह से सबसे कम स्कोर मेरा केमिस्ट्री में ही आया। और ये मैं इसलिए मानता हूँ कि क्योंकि मैं फिज़िक्स में मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया। तो आपको यहाँ पे एक क्रूशियल लर्निंग लेनी है कि नीट का पेपर उस दिन मुझे समझ आया कि इट्स मोर अबाउट स्पीड रेदर दैन की डेप्थ। पहली चीज़ जो मैं अपने पिछले वीडियोस में ही बोलता हूँ कि मेरे अच्छे भली मेरे 650 648 नंबर आए थे, मेरे अंडर 5000 रैंक आई थी, पर फिर भी मैं बोलूँगा कि भाई नीट का पेपर स्पीड के लिए ज़्यादा जाना जाता है रेदर देन कि आपको चीज़ों डेप्थ में आए, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको हर एक क्वेश्चन को इक्वल वेटेज देना है और आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये चीज़ों पर आपने ध्यान दे दिया तो वैसे ही आपका स्कोर 50 to 100 मार्क्स बढ़ जाएगा। तो आपको अपने ये चीज़ें करने के बाद बीच में हो सकता है आपको बहुत सारे प्रॉब्लम भी आए, कोई फ़ोटो खींचने आ जाता है, कोई आपका फॉर्म फिल करवाने आया, कोई OMR पे साइन करना है, तो आपका बहुत बार रिदम टूटता है। पर इसी के लिए मैं बोला था कि आपको पिछले मॉक टेस्ट में किस तरह से मॉक टेस्ट देना है। आपने मैं पुराना वीडियो देख सकते हो, उसमें मैं बताया है किस तरह से आपको मॉक टेस्ट एक्चुअली में देना है, जिसमें आपको रेडी रहना है इन सभी हार्श कंडीशंस के लिए, इन सभी विपरीत परिस्थितियों के लिए आपको रेडी रहना है, ताकि आप एग्ज़ाम के दिन पैनिक ना करो कि ये क्या अचानक से आ गया, ठीक है। तो एक डेलिबरेटली आपको 10 से 15 मिनट अपने एग्ज़ाम के पेपर में कम ही कर देने हैं, उसके बाद ही आप अपना फाइनल स्कोर मारिए। जैसे मान लिया आपका पेपर 3 घंटे है, तो आप ट्राई करिए कि आप अपना पेपर 2 घंटा 40 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करें अलॉन्ग विथ OMR। तो इस तरह से मेरा नीट का जो पेपर 3 घंटे में आराम से निकला। मैं अपने एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला, अपने पापा से मिला, पापा को देखते मुस्कुरा दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पेपर अच्छा नहीं जाता तो आप रोने लग जाते हैं या फिर आप दुखी रहते हैं, पर मेरी मुस्कान से पापा समझ गए थे कि पेपर अच्छा गया। और मैं बोलूँगा कि मेरे लाइफ के सबसे सही टाइम मैंने मतलब 30 मिनट्स जो लाइफ के जो मैंने केमिस्ट्री अटैम्प्ट की, उसमें मैं बहुत ब्रेवरी दिखाई, मैं घबराया नहीं, और मैंने अपने जो 2 साल की पूरी लर्निंग्स थी उसको उस 30 मिनट्स में निचोड़ दिया। तो मैं आपको भी यहाँ पे इतना ही बोलना चाहूँगा कि हो सकता है कि एग्ज़ाम के दिन आपको ऐसा लगे कि आपका ड्रॉप लगने वाला है या फिर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये तो आप ज़्यादा सोचिए मत, आप बस क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जाइए, क्योंकि 3 घंटे अपने आप में आपको पता नहीं चलेगा कब निकल जाएंगे। तो आप बस क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जाइए, ये क्वेश्चन बन रहा है करो, 30 सेकंड में बन रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आप जंप करते जाइए। नीट 2025 के पेपर में तो यही हुआ। अगर आप घबरा के एक क्वेश्चन में स्टक रह जाते या फिर आप ये सोचने लगते कि पेपर मुश्किल आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे, बाकियों को बन रहे हैं, तो यू नेवर नो पेपर कैसा आया। अगर वहीं पे एक बच्चा होता वो सिंपली बस क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करता जाता, वो बस एक क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बन रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप भी करता रह जाता, अगर तब भी उसके फिजिक्स में 25 क्वेश्चन 45 में तो आराम से लग ही जाते। ऐसे क्वेश्चंस थे फिजिक्स नीट 2025 के पेपर में, जहाँ 25 क्वेश्चन तो ऐसे थे ही जिनको आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते थे। तो आपके 100 नंबर आराम से आ जाते, 100 से 110 नंबर, बाकी आप पुल आउट कर ही लेते फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। 540 उधर से और 640 का स्कोर पे तो इंसान टॉप कर रहा था इस साल।
पर मैं बोलूँगा कि अगर आप इस साल के पेपर में 550 भी ले आते या 600 भी ले आते तो भी आपको बहुत अच्छा स्कोर बन जाता। तो पेपर एग्ज़ाम आप देते वक्त नहीं समझ रहे हो कि आपका पेपर कैसा आया। मुझे भी पता नहीं था फिज़िक्स अटेम्प्ट करते हो कि फ़िज़िक्स मेरे ईयर की इतनी ईजी थी, केमिस्ट्री मेरे ईयर की ओकेश थी, और मेरे ईयर की जो बायोलॉजी थी वो वन ऑफ द मतलब टफेस्ट पेपर माना जाए कि उससे पहले बायोलॉजी बहुत वन लाइनर और सिंपल हुआ करती थी। तो आपको इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, बायोलॉजी का जो पेपर था जो ये लेंदी था, असर्शन रीज़न का था, ये हमें एलन वालों ने प्रिपेयर किया था। जो फिज़िक्स का ईजी पेपर था, वन लाइनर क्वेश्चंस थे, उसके लिए हमें फिज़िक्स वाला के बैच ने प्रिपेयर किया था। बहुत बार फिज़िक्स वाला के बैच में केमिस्ट्री मुश्किल आ जाती थी। तो ऐसे करके बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर एक कोचिंग करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप एक कोचिंग के क्वेश्चन पेपर लगाने में मत रहिए, आप हर एक कोचिंग के क्वेश्चन पेपर लगाइए। आपको हर एक कोचिंग से नया कुछ सीखने मिलेगा। ये मैं अपने पिछले शॉर्ट्स में या मॉक टेस्ट में एक एनालिसिस में बोल रखा है कि जो आकाश के पेपर होते हैं उसमें फ़िज़िक्स का लेवल भी अच्छा होता है और बायोलॉजी प्योरली एनसीईआरटी से पूछा है। जो लास्ट के पेपर होते हैं, जो फिज़िक्स वाला के क्वेश्चंस होते हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं फिज़िक्स के लिए, और साथ में बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत बार एनसीईआरटी इन डेप्थ पूछे जाते हैं। तो ये लोग भी अपने इंस्टीट्यूशंस भी अपने क्वेश्चंस के अलग अलग तरह के पेपर सेट करते हैं। कभी ईजी पेपर सेट कर दिया, कभी मुश्किल पेपर सेट कर दिया। तो आपकी वो कैपेबिलिटीज़ को हर एक सिचुएशन में टेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको अभी नीट का अगर आपके एग्ज़ाम में 5 महीने बचे हैं, 1 महीना बचा है, या फिर आपका 1 साल 2 साल बचा है, तो आपको ये वीडियो से बस इतनी लर्निंग लेनी है कि आपको अपने नीट के पेपर के दिन आपका बेस्ट परफॉर्म करना है। उसके लिए आपको नीट के दिन 1-2 दिन पहले प्रिपरेशन करके रखनी है। सो यही था आज का पूरा वीडियो कि किस तरह से मैंने नीट का पेपर दिया और किस तरह से मेरा एग्ज़ाम गया। उसके बाद की नीट के एग्ज़ाम के बाद भी आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि नीट के एग्ज़ाम के बाद जब मैं निकला बाहर, ठीक है, मैं खुश था, मेरा पेपर अच्छा गया, बट मेरे दोस्तों का कॉल आया, उन्होंने बोला पेपर तो बहुत इजी था। उससे पूछा तो उसने 150 क्वेश्चन से अटैम्प्ट किए थे, और किसी से पूछा तो वो बोलता है नीट का पेपर इस साल का सबसे मुश्किल था, कोई बोलता है सबसे इजी पेपर था, इस साल कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो फर्स्ट 2 to 3 आवर आप कहीं इधर उधर ध्यान मत दीजिए, आप रिलैक्स करिए, ठीक है। अगर आपको बहुत बार लोग 5 बजे इंस्टेंट सॉल्यूशंस भी लाते हो तो आप उसमें अपने क्वेश्चंस के आंसर चेक कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि उसमें आपको ज़बरदस्ती का पैनिक क्रिएट हो जाता है। 7 से 8 बजे तक आपके एलन के आंसर की या फिर आकाश के आंसर की आ जाती है, जो कि सबसे रिलायबल होती है। आप उसको यूज़ करिए, अपने मार्क्स चेक करिए, उसके बाद आप एनालिसिस करते रहिए, पूरी रात करिए, ठीक है, अगले दिन भी एनालिसिस करिए। पर एक बार आपको अपने मार्क्स पता चल जाए ओवरऑल कि आपके 640 बन रहे हैं, 650 बन रहे हैं, या 600 से कम बन रहे हैं, 550 बन रहे हैं, उसके बाद अपने पेपर वाइज एनालिसिस कीजिए। कि ये था आज का वीडियो जिसमें मैं डिस्कस किया कि नीट के पेपर के पहले क्या अप्रोच रखा, नीट के पेपर के बाद क्या किया, और नीट के पेपर के बाद मेरा अप्रोच क्या था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक पढ़ाई करते हो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, टेक केयर, बाय।